हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। आज हमारा जो क्लास है, जो हमारी चीज़ें हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जैसे हमने कल से स्टार्ट किया था ओशनोग्राफी, वही ओशनोग्राफी का सेकंड लेक्चर है, जो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। मैं जैसे बताता हूँ हमेशा कि जो भी मेरे टॉपिक्स होते हैं वो ओनली प्रीलिम्स के लिए ठीक नहीं होता, प्रीलिम्स के साथ साथ ये आपके मेंस के लिए भी, और साथ ही आपके एक्स्ट्रा प्रिपरेशन जिसे हम कहते हैं एक नॉलेजेबल। और हमेशा जियोग्राफी जब भी मैं बताता हूं तो आपको मालूम है कि मैं कैसे बताता हूं, आपको पूरा प्रैक्टिकली चलता है ये। अब प्रैक्टिकल तरीके से हम इसको बहुत अच्छे से हम इसे समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से इसे हम देख सकते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिकल इस वजह से मैं कराता हूँ कि जिससे आप कभी भी अगर ऐसी चीज़ें फंस जाएं या कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएं जिससे आप उसका आंसर निकाल सको। तो इसमें क्या है कि एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको हर एक पॉइंट एकदम बिल्कुल वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होगा। और साथ ही साथ इसमें आप एक साइंटिफिक तरीका लगा सकते हैं, साइंटिफिक टेक्निक। और टेक्निक बहुत नीड है क्योंकि यूपीएससी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछता, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो कई बार होता है कि हम इसको कितना टेक्निकली कितना ठीक कर पा रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि आपके ऊपर छोड़ देता है कि यू हैव टू थिंक व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, एंड नाउ यू हैव टू थिंक। अब आपको वहां पर सोचना है कि यार कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक नहीं होगा। तो कई बार ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, कई बार ये ऐसा होता है कि वो एक पॉइंट डायरेक्टली बुक से, डायरेक्टली किसी चीज से, नोट्स से आपसे कभी नहीं पूछता है। तो इन चीजों को भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके गाइस, सो हम इसमें स्टार्ट करते हैं इसको और देखते हैं यहाँ पर। जैसा मैंने बताया कि हमारा जो कल था, मैंने बताया था इसमें सबसे शुरू में ही बताया था कि डिवीजन ऑफ ओशन बॉटम चल रहा था इसमें। डिवीजन ऑफ ओशन बॉटम। हमने इसे ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि दिस इज देयर आर 3 डिवीजन्स। सो नंबर 1, continental margin, ocean continent margin. Number 2, abyssal plain, deep ocean plain. और नंबर 3 इज डीप ओशन, MOR। इसी को हम एब्सल प्लेन भी बोलते हैं। सो बेसिकली हमने इसको डिस्कस कर चुके हैं, राइट? इसको भी कर चुके हैं। तो हमारे दो ऑलरेडी हमारे ये जो टॉपिक्स हैं ये ऑलरेडी हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, सो नाउ हमें किस पे जाना है, किस चीज को देखना है, हम इसमें देखेंगे। अब हमें स्टडी करनी है इसके बारे में, यही हमारा अभी रिमेनिंग में है, तो इसको हम देखेंगे यहां से। अगर मैं कहूं आपको कि क्या ओशियन प्लेन का मतलब यह है कि जो हमारा नीचे फ्लोर है, ओशियन के नीचे जो बेसाल्टिक से बना हुआ लेयर है, उस लेयर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। उस लेयर के बारे में इसलिए मैं बता रहा हूं कि वो लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी चीज। कितना उसके अंदर की चीजें जब पढ़ते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको इस डीप ओशन प्लेन के बारे में डिस्कस करता हूं। डीप ओशन प्लेन ये बेसाल्ट से बना हुआ, दैट इज कॉल्ड बेसाल्टिक क्रस्ट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बेसाल्टिक क्रस्ट। ओके, and if you want to know about the elements, so that is silica plus magnesium, so that's why it is called also, it is made up of silica plus magnesium. It means सीमा से बना हुआ है। सीमा is heavier than सियाल। ओके, heavier than सियाल। तो it means ये heavy होती है, that's why basaltic crust, basaltic plate या oceanic plate is heavier than कॉन्टिनेंटल प्लेट। ये तो बेसिक नॉलेज होगी। बट अगर हम देखें कि क्या कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो है उसके प्लेन्स की बात करें, कॉन्टिनेंटल प्लेन्स एंड डीप ओशनिक प्लेन में, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो दैट इज कि जैसा कॉन्टिनेंट में आप देखते हैं कि बहुत सारे कॉन्टिनेंट प्लेन्स में आप क्या देखते हैं, कॉन्टिनेंट प्लेन्स की अगर बात करते हैं तो यहां पर आप क्या देखते हैं सबसे ज्यादा कि डाइवर्सिटी बहुत है। डाइवर्सिटी किस टाइप की है? लाइक माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज है, ओके, प्लेट्यूज, ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं जो यहां पर दी गई हैं। तो प्लेट्यूज, माउंटेन्स एंड प्लेन्स
एंड एक्सेट्रा। बट ऐसा नहीं है कि यही डाइवर्सिटी यहीं पर है। अगर हम ओशियन प्लेन की बात करें तो ओशियन डीप प्लेन जो है हमारे, जहां पर आपको ये बेसाल्ट से बना हुआ जो आपको वही प्लेन कहलाएगा, बट ये मोर डाइवर्स देन कॉन्टिनेंट, मोर डाइवर्स देन कॉन्टिनेंट। व्हाई इट इज राइट और रॉन्ग? सो क्यों सही है क्यों गलत है? सो आई विल एक्सप्लेन कि व्हाई इट इज राइट। बिकॉज नंबर वन, you know very well कि in the ocean crust, in the ocean plane or crust, you will find trenches, mid-oceanic ridges, islands. So it means they are enough to know about the diversity of the abyssal plane. So इससे आप ये कह सकते हैं कि सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ का एब्सियल प्लेन जो है, ये बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या है, डाइवर्स है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कि ओशनिक प्लेट इज मोर डाइवर्स, और ओशनिक प्लेन इज मोर डाइवर्स देन कॉन्टिनेंटल प्लेट। ओके, सो ये चीजें हमारी यहां पर हम इसको समझ सकते हैं। अब इसमें हम बात करें कि क्या ऐसा एब्सियल प्लेन में ऑक्युपाइज नाउ अबाउट द एब्सियल प्लेन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सियल प्लेन। ओके, एब्सियल प्लेन इट मीन्स डीप ओशनिक प्लेट या प्लेन। ओके, तो इसी को हम एब्सियल प्लेन भी बोलते, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सेम थिंग्स, ओशनिक प्लेन और एब्सियल प्लेन, ओशनिक डीप प्लेन और एब्सियल प्लेन। सो ऑक्युपाइज 40% ऑफ द ओशन फ्लोर। ये एब्सियल प्लेन जिसे है, इसे कहा जाए तो ये 40% जो ओशन फ्लोर है, पूरे ओशन फ्लोर को ये ऑक्युपाइज करता है। ओशन फ्लोर तो बहुत बड़ा है, ठीक है। इसमें हम डीप ओशन की बात करें, डीप ओशन देखा जाए तो 40% ये पूरे प्लेन का, ओशन फ्लोर का 40% हमारा डीप ओशन प्लेन पे आता है। इट मींस ये एब्सियल प्लेन का हिस्सा है। ओके, तो ये इसका एक पार्ट में आ जाता है कि एब्सियल प्लेन क्या है। एब्सियल प्लेन बेसिकली विच इज ऑक्युपाइड 40% of the ocean floor, that is called abyssal plane, that is called deep ocean plane. So basically ये सारी चीजें सेम है हमारी, यहाँ पर हम इस चीज को देख ले। और ये ट्रेमेंडसली जैसे मैंने बताया आपको कि डाइवर्स टर्म्स अगर देखा जाए तो लैंडफॉर्म्स जितनी भी है वो मोर डाइवर्स देन कॉन्टिनेंटल प्लेट से ज्यादा डाइवर्स है। एंड इट हैज ऑल्सो यू नो वेरी वेल कि यहाँ पर इसमें और एक पॉइंट लिख, इट हैज डिपोजिट्स फ्रॉम कॉन्टिनेंट्स। जो इसमें डिपोजिशन आता है बीच बीच में, जैसे मैंने कल बताया था कि कुछ चीजें आपको यहां पर डिस्कस की थी कि अगर हमारा ऐसे है ये, यहां से आपका ओशनिक प्लेन शुरू होता है। ओके, ओशन फ्लोर शुरू होता है, राइट, नॉट प्लेन, ओशन फ्लोर। सो यहां पर ओशन फ्लोर में यहां से जैसे स्टार्ट हो रहा है, ये इसकी बात करें तो ये हमारा कितना है, यहां से इसे दैट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल राइज एंड दैट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड दैट इज कॉन्टिनेंटल सेल्फ। इसमें हमने देखा कि यहां पर, यहां से हमारा जो रिवर्स डिपोजिट्स ला रही है वो यहां पर आएगा और यहां से ये क्या करेगा, नीचे भी हमारा सेडिमेंट्स नीचे जाएगा और नीचे जाकर यहां पर एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो इस पार्ट में ये डिपॉजिट करता है। इट मींस इट हैज डिपॉजिट, इट हैज डिपॉजिट्स फ्रॉम कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स जो मरीन लाइफ, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कॉन्टिनेंट्स। साथ ही साथ इसमें मरीन लाइफ देखें या सॉल्ट्स देखें, मिनरल्स ये भी यहां पर हमें बहुत मिलते हैं, जिसकी वजह से डिपोजिशन से जो डिपोजिशन आता है ये हमारा क्या है, सेडिमेंट्स तो है ये, दैट इज सेडिमेंट्स। बट सेडिमेंट्स कैसा है, ये वेरी पोल्यूटेड, बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है। और यहाँ से क्योंकि हम क्या करते हैं, इसमें बहुत ज्यादा जितने फर्टिलाइजर हैं खेतों से यहाँ से ओके इसमें जाता है और यहाँ पर गिरता है, तो ये भी पार्ट हम इसमें कह सकते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर आपका मिनरल्स आएंगे, मिनरल्स लेकिन इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, सॉल्ट्स भी हो सकता है, कुछ यहाँ से इसके डिपोजिशन के साथ साथ जिससे हमें सैलिनिटी भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है।
70% इंक्रीज नहीं हो सकती, इसके साथ साथ और भी हम चीजों को लेकर चलेंगे जैसे आगे बढ़े। तो यहां पर हम एक पॉइंट और कहें अगर कि क्या यार यहां पर मरीन लाइफ को नुकसान है कि नहीं, अगर यहां पर देखो अभी मैंने बताया कि यहां पर कॉन्टिनेंट शेल्फ पर लास्ट बिफोर वन डे कह सकते कल के दिन मैंने बताया था इस पे कि यहां पर क्या है हमारी कोरल रीफ्स यहां पर है। यहां पर कोरल रीफ्स आते आते डीप ओशन प्लेन पर नहीं होती, यहां पर जितनी गहराई पे जाएंगे यहां फोटिक जोन है नहीं, फोटोसिंथेसिस होगा नहीं। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर कोरल रीफ्स नहीं होंगी। कोरल रीफ्स कहां पर होंगी, इस जगह पर। तो कोरल रीफ्स इज द इंडिकेशन ऑफ द हेल्थ, मरीन हेल्थ। तो मरीन हेल्थ का इंडिकेशन है, तो दैट्स व्हाई हम इसमें कह सकते हैं कि ये हमारी चीजें ऐसी हो रही हैं। इस चीज को हम यहां पर इस चीज को भी पॉइंट आउट कर सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं। तो ये बेसिकली इससे क्या क्या चीज हो रही है, सैलिनिटी बढ़ रही है, सेडिमेंट हमारे क्या ला रहा है, पोल्यूटेड हो रहा है, तो इनऑर्गेनिक हो रहा है, साथ ही साथ ये मरीन हेल्थ को भी नुकसान पहुंचा रहा है, डिपोजिशन आ रहा है। बट ये जो एब्सल प्लेन है दैट इज 40% ऑक्युपाइड, जो कि हमारा सबसे डीप में है और चीजों को हम इस यहां पर देख रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, एब्सल प्लेन की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे रिसोर्सेज फ्रॉम द एब्सल प्लेन। एब्सल प्लेन से रिसोर्सेज क्या है, कैसे कैसे, उनके बाद यहां पर क्या क्या मिलता है हमें जिसे बहुत इंपॉर्टेंट हो हमारे लिए। एब्सल प्लेन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर मैं इसमें कहूं, बात सुनो इसमें, तो आपको रिसोर्सेज में बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। लाइक नंबर 1 कि यहां पर आपको पीएमएन यानी रेयर अर्थ जानते हैं ना, अर्थ में बहुत रेयर मिलता हो वो मिनरल्स हमें मिलते हैं यहां पर। रेयर अर्थ के साथ साथ पीएमएन क्या है, पॉलीमेटेलिक मॉड्यूल है। तो इस चीज को भी यहां पर हम डिस्कस करेंगे, इस चीज को भी यहां पर हम देख सकेंगे। तो बेसिकली रिसोर्सेज फ्रॉम, वी आर स्टडिंग अबाउट रिसोर्सेज फ्रॉम एब्सल प्लेन। एब्सल प्लेन से क्या क्या रिसोर्सेस हैं उसके डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इसमें अगर हम रिसोर्सेज की बात करें, सबसे पहली चीज इसमें पीएमएन मिलता है। व्हाट इज पीएमएन? नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट पीएमएन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएम? सो I think everybody knows about PMN, but not exactly what is the PMN. But because PMN word is very difficult, I think not in कह सकते रेगुलर यूज में नहीं है, इस वजह से हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो पीएमएन इट मींस यहां पर पॉली मेटेलिक नोड्यूल्स, पॉली मेटेलिक नोड्यूल्स। इसमें मैग्नीज, पीएमएन में मैग्नीज ज्यादा होते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें मिनरल्स होते हैं, बट मैग्नीज की अगर बात करें तो वो ज्यादा है, मैग्नीज ज्यादा। इट दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मैग्नीज नोड्यूल। इसे हम मैग्नीज नोड्यूल भी कह सकते हैं, राइट। ये हमारे दोनों पॉइंट्स में आ जाएगा, मैग्नीज नोड्यूल भी हम इसे कह सकते हैं और ये भी पार्ट इसमें हम बोल सकते हैं। ओके, तो ये हमारे इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कि इसमें अगर कंसंट्रेशन देखें अबाउट द मेटल्स अराउंड, ये कहां पर होगा मैक्सिमम, ये आपके जो आपका एब्सल प्लेन है, एब्सल प्लेन इसके कोर पर मिलता है, इसके कोर पर मिलेगा। और इसकी डेप्थ जो होगी एब्सल प्लेन की, अगर देखा जाए ओशन फ्लोर पर, लगभग 4000 टू 6000 मीटर तक इसकी डेप्थ होती है। यहां पर ये पीएमएन मिलता है। नॉट ओनली पीएमएन में हमें बहुत सारी चीजें हैं। पीएमएन में केवल पीएमएन ऐसा नहीं कि मैग्नीज बहुत ज्यादा है तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि मैग्नीज नोड्यूल, बट इसमें और भी है, और भी चीजें हैं। बट अगर हम इसमें पीएमएन की बात करें कि फर्स्ट टाइम कहां पर मिला था ये पीएमएन, कैसे पता चला कि पीएमएन है यहाँ पर और भी मिनरल्स है यहाँ पर, तो फर्स्ट टाइम की अगर बात करते हैं तो आप इसमें जब कभी आप इधर चलेंगे, कहां पर, आप इधर इस वाले पार्ट में जाओ, रसिया वाले पार्ट पे, ठीक है। तो यहां पर आर्कटिक जो ओशियन है, आर्कटिक ओशियन, ऊपर आर्कटिक ओशियन है, आर्कटिक ओशियन के नीचे यहां पर है कारा सी। तो सबसे फर्स्ट आर्कटिक ओशियन प्लस कारा सी, यहां पर हमें फर्स्ट टाइम पीएमएन मिला था। फर्स्ट टाइम पीएमएन कहां मिला, यहां पर हमें फर्स्ट टाइम पीएमएन मिला। ओके, तो ये हमारा क्या है इसका, इस चीज को हम यहां से देख सकते हैं कहां पर पीएमएन कैसे मिल रहा है,
तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम मिला। एंड दीज नोड्यूल्स फाउंड इन द ओशन इकोनॉमिकली, ये हमारे क्या है, इससे इकोनॉमिकली यानी फाइनेंस के लिए या इकोनॉमी के लिए हम बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं, बहुत इसका बिक्री होती है, बहुत महंगा जाता है। तो इसके लिए इंडियन ओशन में, सेंट्रल इंडियन ओशन में देखिए जाए तो हमारे इंडियन ओशन में भी ये पीएमएन पाया जाता है। तो पर कहां पर, ये आपका सेंट्रल इंडियन ओशन एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशन पे भी मिलता है। सेंट्रल इंडियन ओशन एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, ये दो जगह भी मिलता है। इसलिए भारत को यहां पर क्या है कि परमिशन मिली थी कि आप निकाल सकते हो, बट ये क्या है कि इसमें भारत ने ज्यादा वो नहीं कर पाया कि यार क्या करना चाहिए, कैसे निकाल नहीं पाया, फिर आगे बढ़ने लगे तो इसको रोक लग गई कि भाई आप ऐसा नहीं करोगे, ये चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है, तो एक तो ये प्रॉब्लम यहां पर आना शुरू हो गई, इस चीज को भी यहां पर हम देख सकते हैं, इस चीज को भी यहां पर हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद अगर हम पीएमएन में बात करें, पीएमएन और स्मॉल नोड्यूल्स मेटल्स हैं, ऑफ मेटल्स, पीएमएन का अगर हम डेफिनेशन देखें व्हाट इज पीएमएन, तो पीएमएन बेसिकली, पीएमएन क्या है, एक स्मॉल, पीएमएन्स आर स्मॉल नोड्यूल्स ऑफ metal like manganese, aluminum, nickel and cobalt etc. ये यहाँ के मिनरल्स हैं। और साथ ही साथ सम ऑफ द मिनरल्स आर रेयर ऑन लैंड, और इनमें से कुछ ऐसा नहीं कि लैंड पर नहीं, लैंड पर भी हैं, बट इन्हीं में से सम है, सारे नहीं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो लैंड पर भी मिलते हैं, लैंड पर भी ये आता है हमारा। ठीक है, तो लैंड पर भी है बट सम ऑफ मिनरल्स रेयर ऑन लैंड, नॉट रेयर ऑन लैंड, बहुत कम मिलता है। एंड कंट्रीज इन रेस टू एक्सप्लोर एंड एक्सट्रैक्ट द पीएमएन, बहुत सारी कंट्रीज है जिसमें रेस में लगी हुई हैं कि मैं हम निकाल लें पीएमएन, सागर से निकाल लें, ओशन से निकाल लें, हमारे लिए बेटर हो जाएगा। बट ऐसा परमिशन जब मिलेगी तभी हो पाएगा, ऐसा तो है नहीं कि सभी जगह हो जाएगा और बहुत आसानी से आ जाएगा। तो पीएमएन बेसिकली ये रेस तो है, कंट्रीज यहां पर लिख सकते हैं, कंट्रीज आर इन रेस, कंट्रीज आर इन रेस to explore and extract पीएमएन, इसके रेस में लगे हुए हैं, कैसे इसको ठीक करें, कैसे इस चीज को हम लाएं, तो इसकी रेस में है ये पीएमएन। ठीक है, इसके पहले अगर हम बात करें भारत में कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, भारत में कैसे बना था पीएमएन की जो परमिशन मिली थी, पीएमएन की परमिशन आईएसए ने दिया था, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इसको क्या किया कि इसको परमिशन दिया इन 2002 में कि आप भैया ऐसा करो कि 15 साल के लिए आपको परमिशन है फॉर 15 ईयर, और इसको क्या करिए कि इसमें इन्वेस्ट आप यहां पर करिए और जो भी होगा आप इसे देख सकते हैं, कर सकते हैं, ये आप इसमें निकाल लीजिए। लेकिन हमारा 1 लाख लगभग इसका जो एरिया दिया गया था 15 साल के लिए, वो कितना था, वो एरिया की बात करूं अगर आपको, तो वो लगभग हमारा मतलब कह सकते हैं 15 लाख, वो 1,50,000 सॉरी मिलियन हेक्टेयर आसपास हम सेंट्रल इंडियन ओशन से स्ट्रेच कर सकते थे, और यहां पर आसपास हम मिल सकता था। बट हमने क्या किया कि हम इसे और चाहते थे, और साथ ही साथ हम 10 से 15 मिलियन हेक्टेयर, इसे हम और आगे भी बढ़ गए, 10 to 15 मिलियन हेक्टेयर हम और आगे बढ़ गए। जब आगे बढ़ गए तो आईएसए ने क्या किया कि ऐसा करो, आप रोक दो, आप लालच बढ़ा रहे हो, ये ठीक नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक मरीन हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, चीजें ऐसी बनेंगी, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमारी आ गई इस पे, और इस चीज को हम यहां से देख सकते हैं। ठीक है, वॉइस आ रही नहीं मेरी, कोई एक पर्सन मुझे बता सकता है इसमें वॉइस कैसी आ रही? चलो आ रही, वॉइस आ रही, ठीक आ रही है।
तो एक तो ये इसका एक सबसे बड़ी चीज ये आ गई। इसके बाद हम इसमें देखें कि ये राम इसी में मंदिर में, मंदिर कह रहा हूँ, इसी डीप ओशन प्लेन में एब्सल प्लेन की बात करें हम, तो इसमें हम ये भी चीज हम जान सकते हैं कि ये इंडिया आरवी समुद्रा रत्नाकर एंड इक्विपमेंट, इसको कौन चलाया था, किसने इसकी शुरुआत की, मतलब किसने इसमें कंपनी अपनी फैक्ट्री लगाई, जिसने इसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की। पीएमएन को सबसे पहले इंडिया की कौन सी ऐसी कंपनी थी जो एक्सट्रैक्ट किया, कौन है जिस परमिशन में, आईएसए की परमिशन में किया, तो वो था आरवी समुद्रा रत्नाकर। रत्नाकर प्लस इक्विपमेंट फ्रॉम, इक्विपमेंट इसके लिए कहां से आए थे, फ्रॉम इक्विपमेंट फ्रॉम साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया से इक्विपमेंट आया और इस पे काम किया गया, तो ये चीज चली इस पे, ठीक है। इसके साथ हम इसमें देखें पॉइंट को, ये भी साथ में हम इसमें देख सकते हैं कि भैया इसमें एक NOIT जो हमारा हैदराबाद में ना, जो समुद्र की सारी जानकारी देता है, NOIT हैदराबाद में, डेवलपिंग टेक एक्सप्लोरेशन, इसने क्या किया था, जो टेक्नोलॉजी थी एक्सप्लोरेशन के लिए वो इसने डेवलप किया था। तो ये हमारे काम में आ गई और इसने इन्हें वो किया, और साथ ही साथ इक्विपमेंट यहां से आए और इस कंपनी ने यहाँ एक्सट्रैक्ट किया और टेक्नोलॉजी इसने NOIT ने दिया, ठीक है। तो ये चीजें हमारी यहाँ पर एब्सल प्लेन की चीजों को हमने देखा। और साथ ही साथ इसमें ये भी नहीं है, फिर 2011 में चाइना ने एक्वायर्ड किया लगभग 10,000 हेक्टेयर चाइना ने, और एक्वायर करके और इसमें सोचा कि हम भी इसमें से पीएमएन निकालेंगे, लेकिन इसको मना हो गया। फिर 2013 में यूके की कंपनी आई कि हम, यूके कंपनी इन पैसिफिक ओशन पे इसने काम किया, बट यूके पैसिफिक ओशन मैंने बताया ना, ईस्टर्न पैसिफिक पे भी ये पार्ट मिलता है। तो यहां पर यूके कंपनी आई, UK.co कंपनी, जो पैसिफिक ओशन पर काम किया, और यहां पर आकर इसने भी एक्सट्रैक्ट करा और यहां से भी इसने भी जानने की पूरी वो किया कि कैसे ये ठीक होगा, कैसे हम निकाल पाए, क्योंकि ये बहुत महंगा है, इससे बहुत हमारा इकोनॉमी बूस्ट हो सकती है, इससे चीजें ठीक हो सकती है, जिस वजह से, क्योंकि आप देख लो रेयर अर्थ चाइना में है, चाइना इसका मोनोपोली कर रहा है और पूरी तरीके से उसकी मोनोपोली है, सभी पूरे विश्व में उसी का जाता है सारा कुछ। तो इस तरीके से यहां पर हम इसमें बात कर सकते हैं कि अगर किसी कंट्री को ये मिल जा रहा है तो उसकी अपनी अलग मोनोपोली हो जाएगी, वो अच्छा कर पाएगा। एंड देन अब थोड़ा सा हमें इसके बारे में जानना है कि आईएसए है क्या चीज, आईएसए क्या है, कौन इसे चलाता है, व्हाट इज आईएसए, जैसे कि मैं डिस्कस कर रहा था कि उसने परमिशन दिया है आईएसए, ओके। ये आपका यूनियन कन्वेंशन लॉ उसके अंतर्गत आता है, यूनियन कन्वेंशन ऑन, अगर हम इसमें ऐसे कर दें UNCLOS इसका फुल फॉर्म है, आप इसमें देखेंगे यही बेसिकली है, यूनियन कन्वेंशन, यूएन कन्वेंशन कर सकते हैं ऑन लॉज ऑफ दीज सीज 1983। इसके थ्रू यहां से परमिशन, इसमें 60 कंट्रीज इसमें है, इसके अंडर में, इसमें इस कन्वेंशन लॉ में जो आईएसए के अंडर करते हैं, इसमें 60 कंट्रीज हैं जो इसमें साइन किया था 1993 में आईएसए के अंडर में। तो ये इसमें काम करती हैं, ये परमिशन देती हैं कहां पर हमें एक्सट्रैक्ट करना है, कहां पर नहीं करना है, इस चीज को लेकर। इसके बाद डिसाइड करती हैं, यही जो आईएसए है, बेसिकली आईएसए का काम क्या है, आईएसए ही डिसाइड करती है क्या चीज, नंबर 1 क्या क्या चीज डिसाइड करती है, इसको थोड़ा सा, आईएसए नंबर 1 क्या डिसाइड करती है, मरीन बाउंड्रीज, मरीन बाउंड्रीज करती है। नंबर 2 डीप सी माइनिंग, कहां हो सकती, कहां नहीं हो सकती, डीप सी माइनिंग, डीप सी माइनिंग, ये इसका ये, और साथ ही साथ देखा जाए तो ये आईएसए है कहां पर, तो मैं आपको बता दूं आईएसए लोकेटेड है किंगस्टन, जमाइका, यहां पर इसका हेडक्वार्टर है। एंड इसका काम है आईएसए का तीसरा पॉइंट, क्योंकि ये देता तो है परमिशन, लेकिन साथ ही साथ आपसे ये रखता है कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना होने पाए,
तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन भी देखता है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। थर्ड फोर्थ पॉइंट इज डिस्प्यूट सेटलमेंट भी करता है। किसी कंट्री का अगर इसमें डिस्प्यूट है ओशन को लेकर तो उसको सेटलमेंट भी करता है, तो इसका सेटलमेंट भी करता है। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। अच्छा, वॉइस कम आ रही, हाँ बेटा थोड़ा वॉइस कम आ रही, बट यू हैव टू एडजस्ट, थोड़ा सा करना है इसमें। आज ठीक हुआ है कल से कि वॉइस एकदम क्लियर है, ये थोड़ा ठीक है कल से, बट धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। और अभी और भी इसमें टेक्निकल काम कर रहे थे बट उतना अच्छा नहीं कर पाए, तो ये ठीक हो जाएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी और जल्दी ठीक हो जाएगा। और भी चेक करेंगे, लेकिन क्लास का टाइम हो गया था तो फिर उन्होंने कर नहीं पाए। इतनी चीजों को ये सेटलमेंट करते हैं, यहां से चीजों को देखते हैं, तो ये चीजें इसके अंतर्गत आई है। आईएसए में अगर देखा जाए, अंडर आईएसए इन चीजों को यहां पर रख सकते हैं, इन चीजों को हम यहां पर समझ सकते हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट पॉइंट इज, अब हम इसमें थोड़ा सा इसके बाद जो मैंने बताया कि ये किसके अंडर में आता है, यूएन CLOS, इट मींस यूएन कन्वेंशन लॉज ऑफ सीज जो हमारे हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो व्हाट इज दिस, बेसिकली इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आईएसए का काम तो ये था, लेकिन बेसिकली इसका काम क्या है, ये क्या क्या किस किस संस्थान को चलाता है, कैसे कैसे करता है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आपको यहां पर थोड़ा सा पॉइंट देखना है। एक तो ये डिसाइड करता है यूएन CLOS, ये क्या नंबर 1 डिसाइड करता है, डिसाइड दैट टेरिटोरियल, जो आप किसी कंट्री के टेरिटोरियल होती हैं उनको टेरिटोरियल वाटर्स डिसाइड कर रहा है, ठीक है, डिसाइड्स टेरिटोरियल वाटर एंड contiguous zone and EEZ for coastal countries। ये इसको डिसाइड करता है। इतनी चीजें इसके पार्ट में आती हैं। इसके साथ साथ अगर मैं इसको बात करूं कि ये क्या है, EEZ क्या है था, EEZ के बाद स्पेशल राइट है ये एक्सप्लोर करने के लिए, उसको दिया जाता है कौन सा स्पेशल आपको जोन दिया जाए, कौन सा एरिया दिया जाए जहां पर आप एक्सट्रैक्ट कर पाएं, जहां से आप PMN निकाल पाएं, जहां से आपको रेयर अर्थ वाली चीजें हैं उनको निकाल पाएं। तो ये बेसिकली आप इसमें कहें जो रेयर मिनरल है उसमें तो स्पेशल राइट ऑफ एक्सप्लोर मिनरल are produce energy from the area। कहां से कैसे निकलेगा, एक्सप्लोर करना इसका काम है। यहां पर साथ ही साथ एक स्पेशल राइट दिया जाता है एक्सप्लोर करने के लिए, जिससे आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, जिससे आप चीजें ठीक कर सके, लेकिन ऐसा ना हो कि वो हमारे लिए किसी तरीके से नुकसान हो जाए, कुछ ऐसी चीजें बन जाए जो हमारे किसी काम की ना हो, ठीक है। तो ये चीजें हमारी इसमें आ जाती हैं, इन चीजों को भी हम यहां पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो ये इसका पार्ट बन जाएगा। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो देखते हैं कि अब इसमें हमारा जो पार्ट्स हमने शुरू किया था वो हमारी इसमें चीजें चली आएंगी। अब हम इसमें थोड़ा सा देखेंगे टाइप्स ऑफ आइलैंड, ओशन में ही देखेंगे टाइप्स ऑफ आइलैंड, टाइप्स ऑफ आइलैंड्स। देयर आर 4 टाइप्स के आइलैंड्स हैं इसमें। नंबर 1 इज वोल्केनिक प्लेट या वोल्केनिक हॉट स्पॉट से जो बनते हैं, वोल्केनिक दैट इज मीन्स हॉट स्पॉट, जैसे रीयूनियन, हॉट स्पॉट लाइक अ रीयूनियन, हवाई, अलूशियन,
ये सारे क्या है, आइलैंड्स है जो हॉटस्पॉट से बने हुए हैं। एंड नंबर 2 इज कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स। अब इसमें क्वेश्चन बता, कॉन्टिनेंट में आइलैंड कैसे हो सकता है भैया, कॉन्टिनेंट में मार्जिन एरिया पे होता है ये। नंबर 3 कोरल आइलैंड्स। नंबर 4 सैंड बार आइलैंड्स। ये हमारे इतने आइलैंड्स इसमें होते हैं हमारे, ठीक है। तो हम इस चीज को यहां से देख सकते हैं, आइलैंड्स को कैसे कैसे होती है, कैसे कैसे चीजें हैं। अब इसमें अब बनते कैसे हैं, अब अगर हम डिस्कस करें कि कैसे इनका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो अगर मैं इसकी बात करूं, हॉट स्पॉट की बात करूं कैसे फॉर्मेशन है, तो हॉट स्पॉट जो हमारे हैं ये ओशन टू ओशन जब प्लेट कन्वर्जेंस होता है, तो मैंने आप सबसे पहले बताया था जो प्लेट अगर प्लेट का जो प्लेट बाउंड्री आपने पढ़ी होगी, प्लेट टेक्टोनिक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यहां पर 3 टाइप से हमारी प्लेट टेक्टोनिक हो रही थी। एक तो ओशन ओशन हमारा क्या है, पहला नंबर 1 डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री, नंबर 2 कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री, नंबर 3 ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। लेकिन यहां कन्वर्जेंस भी 3 पार्ट में डिवाइड है। कन्वर्जेंस आपकी देखा जाए तो कन्वर्जेंस 3 पार्ट में है, कैसे? नंबर 1 ओशन टू ओशन प्लेट टकराएगी, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, ये आप समझ आ गया होगा इतना। कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री ये 3 टाइप्स है। नंबर 1 ओशन टू ओशन प्लेट बाउंड्री, ओशन टू कॉन्टिनेंट एंड कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट। तो जो आइलैंड इसमें से जब सबडक्शन होता है तो यहां आइलैंड आर्क्स बनते हैं। क्या बनते हैं? आइलैंड आर्क्स बनते हैं। यही है यहां पर वोल्केनिक हॉटस्पॉट, यही हॉटस्पॉट यहीं से आता है। दूसरे से इसमें वोल्केनिक माउंटेन बनते हैं और यहां से फोल्ड माउंटेन बनते हैं। तो इसी चीज को हमें यहां जानना है। तो यहां बेसिकली किससे बन रहा है? ओशन टू ओशन कन्वर्जेंस से, जब दोनों प्लेटें आपस में टकराती हैं, एक प्लेट इधर एक इधर, तो यहां पर भारी प्लेट जो होती है नीचे सबडक्ट हो जाती है एंड लाइटर प्लेट ऊपर आ जाती है। यहां से मैग्मा बाहर आएगा और हॉट स्पॉट इसमें बोलते हैं। हॉट स्पॉट से धीरे धीरे ये आइलैंड्स बनाती है और यहां पर ऐसे तैयार होता है। ठीक, तो ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें कि नेक्स्ट हमारा कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंट क्या है? वंस पार्ट ऑफ लार्ज कॉन्टिनेंट। एक पार्ट इसका कॉन्टिनेंट का मतलब इस वाले से बनता है। ओशन एंड कॉन्टिनेंट के कन्वर्जेंस, ओशन एंड कॉन्टिनेंट। तो एक इसका ओशन का पार्ट होगा जो विच इज लार्ज। मैंने पहले बताया था कि जो कि ओशन प्लेट हमेशा लार्ज होगी, बड़ी होगी। और दूसरा ये सीमा से बनी हुई तो हैवी भी ऑलरेडी होगी। तीसरा हमारा कोरल से है। कोरल की अगर बात करें, फॉर्म ड्यू टू द कोरल रीफ्स। ये कैसे बनती है? कोरल रीफ से बनती है। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कोरल रीफ। जैसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, ये भी बड़ा। एक सैंड बार से एक्यूमुलेशन कोस्टल एरियाज पर, जब कभी आप जाते हो कोस्टल बीच पर जाओ तो वहां पर कोस्टल एरियाज पर अक्सर सैंड आके एक्यूमुलेट हो जाती है एक जगह पर। जब एक जगह पर सैंड एक्यूमुलेट होती है, एक्यूमुलेशन ऑफ द सैंड्स एट द कोस्टल एरियाज, दैट इज कॉल्ड सैंड बार आइलैंड्स। तो वही हमारा सैंड बार आइलैंड्स यहाँ कहलाता है। तो इस तरीके से हम इसको सैंड बार आइलैंड को यहाँ पर हम देख सकते हैं। इस चीज को हम समझ सकते हैं कैसे क्या चीजें चल रही हैं, कैसे क्या हो रही हैं। तो हम इस तरीके से इन आइलैंड्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया आइलैंड्स। कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स जैसे मैंने बता दिए बहुत सारे। अब इंडिया में भी है, जैसे कि आप देख लो कोरल रीफ में लक्षद्वीप है, कोरल रीफ। अंडमान निकोबार में भी कोरल आइलैंड्स बहुत सारे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम हॉट स्पॉट की बात करें तो जैसे रीयूनियन है, हवाई है, और साथ ही साथ हवाई एंड अल्यूशन ऐसे टाइप के देख सकते हैं। कोरल रीफ में मैंने बताया सैंड बार बीचेस में मिलते हैं, कॉन्टिनेंट्स आपके किनारे पे मिलते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल ऑफ आइलैंड्स, जैसे कि आप सभी जगह आप कुछ आइलैंड से बने हुए मैं आपको वो दिखाऊंगा। हर एक पार्ट्स के अलग अलग एग्जांपल्स की कौन सी कंट्री कौन सा आइलैंड इसमें बना हुआ है। नंबर 1 जो हॉट स्पॉट से बने हुए आइलैंड्स हैं, इट मींस वोल्केनिक आइलैंड्स हैं। हॉट स्पॉट्स
नंबर 2 कॉन्टिनेंटल, नंबर 3 कोरल, नंबर 4 सैंड बार। ये सारे आइलैंड्स के डिस्कस करेंगे, कौन कौन से आइलैंड कहाँ कहाँ पर। इसमें देखा जाए नंबर 1 जापान, हॉट स्पॉट से पूरा बना हुआ है जापान, बिकॉज यहां पर 3 प्लेट्स है। कौन कौन सी, एक पैसिफिक प्लेट एंड सेकेंड यूरेशियन प्लेट, नंबर 3 फिलीपाइन। इन तीनों के कन्वर्जेंस से ये चीज आती है हमारी और बनता है जापान पूरा। नंबर 2 इसी में फिलीपाइन, फिलीपाइन भी पूरी तरीके से हॉट स्पॉट आइलैंड है फिलीपाइन, तो ये यहां से। दूसरा कुरिल आइलैंड, जो कि कुरिल जापान के पास ही है बिल्कुल, वो भी हमारा इसी से, यहीं पर यही प्लेट है जो काम कर रही है, ठीक है। तो कुरिल आइलैंड, एलुशियन आइलैंड, हवाई आइलैंड, रीयूनियन आइलैंड, ये सारे। लेकिन कंट्रीज की बात करें तो कंट्री आइलैंड में ये भी आ जाते हैं सारी चीजें। अब यहां पर हम चलते हैं कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स में जैसे श्रीलंका, लाइक श्रीलंका, नंबर 1 इज श्रीलंका, नंबर 2 मेडागास्कर, नंबर 3 इज वैनकूवर, ये कनाडा में है, वैनकूवर। नंबर 4 वफीन आइलैंड, कोरल रीफ लाइक लक्षद्वीप, नंबर 1, नंबर 2 मालदीव, नंबर 4, नंबर 3 मॉरिशस, नंबर 4 बहामा एंड बरमूडा, बहामा एंड बरमूडा। ये हमारे कोरल रीफ्स, कोरल आइलैंड्स हैं। सैंड बार आइलैंड्स में देखा जाए तो ये न्यूयॉर्क सबसे बेस्ट इसका एग्जांपल है, न्यूयॉर्क में है, जिसका नाम है लॉन्ग आइलैंड, लॉन्ग आइलैंड दैट इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। ये न्यूयॉर्क में है, जो कि यहाँ पर आपका लोकेटेड है। यहाँ पर इसका भी एक एग्जांपल है जिसे हम देख सकते थे। तो ये हमारे आइलैंड्स हैं, जहाँ पर हम देखें, इसे समझें अगर, तो हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आइलैंड्स के बारे में, ये तो हमने देख लिया, और इससे कोरल रीफ्स में चलते हैं। कोरल रीफ्स कैसे होती हैं, कोरल रीफ्स भी इसका पार्ट है। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स, व्हाट इज कोरल रीफ्स, डू यू नो अबाउट? ये सेकंड पार्ट है ओशनी का, ओशनोग्राफी का। सो इस पार्ट के बारे में भी जान लेंगे कैसे क्या हमारी बन रही चीजें। तो कोरल रीफ्स की अगर बात करते हैं, डिस्कस करते हैं व्हाट इज कोरल, कैसे कैसे, तो सबसे पहले मैं इसकी थोड़ा सा आपकी क्वालिटी बता देता हूँ। ये क्या है, जैसे मैंने शुरू में बताया था, कोरल रीफ क्या है, इट इज इंडिकेटिव ऑफ द हेल्थ मरीन। अगर मरीन की बात करें, इकोलॉजी की बात करें, मरीन इकोलॉजी का, वो एक इंडिकेशन देता है कि भाई मरीन एकदम ठीक है कि नहीं है, कैसे क्या गड़बड़ी है, उस चीज को यहाँ पर देखते हैं। तो बेसिकली इंडिकेटिव ऑफ हेल्थ मरीन इकोलॉजी, that is indication of marine health, ये marine ecology health, ये इसका क्या इंडिकेशन है। ओके, नंबर 2 ये प्राइमरी फूड है। प्राइमरी फूड किसका? मरीन का। मरीन के जो एनिमल्स हैं या कुछ भी है उसका प्राइमरी, जैसे बाहर होता है प्लांट्स, वैसे ये भी, ये प्लांक्टन के अंडर में आता है। तो ये दैट इज प्राइमरी फूड चेन, प्राइमरी फूड चेन। नंबर 2 ये सोर्स है किसका? सोर्स ऑफ ग्रेट बायोडाइवर्सिटी, ग्रेट biodiversity of marine. Okay, great source, नंबर 1। सो ये हमारी चीजें इसमें क्या है, ये इसको बताती है कैसे कैसे हमारा रीफ है। अब नाउ
वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कोरल। कोरल क्या है इसके बारे में भी जानना है यहां पर। तो बेसिकली कोरल की अगर मैं डिस्कस करूं, व्हाट इज कोरल? कोरल इज टिनी फ्लेसी सी एनोमनस पॉलिप्स कह सकते हैं। तो अगर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं व्हाट इज कोरल, तो कोरल्स दैट इज टिनी फ्लेसी सी एनीमोनस पॉलिप्स, दैट इज, ये है हमारा कोरल। और ये प्लांक्टन में आता है, प्लांक्टन। ओके, एंड नाउ दे एक्सट्रैक्ट, यहां से हम क्या कर, दे एक्सट्रैक्ट सी, ये जो भी आपके वो सी वाटर में जितना भी कुछ होता है या जानवरों की बॉडी में होता है कैल्शियम, वो वहां से कैल्शियम एक्सट्रैक्ट करता है। सी एक्सट्रैक्ट कैल्शियम फ्रॉम द सी वाटर, क्योंकि सी वाटर में बहुत सारे मिनरल, तो सी वाटर एंड जो सी वाटर फॉर देयर स्केल्टन एंड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज, अपनी बॉडीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने स्केल्टन को प्रोटेक्ट, ये सी से सी कैल्शियम निकालता है और इसको प्रोटेक्ट करता है। एंड सन वन जनरेशन डाइट ऑन कह सकते हैं प्रीवियस जनरेशन। तो जब भी कोई वन जनरेशन डाई ऑन प्रीवियस जनरेशन, ऐसे करके हमारा चलता रहता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और कोरल जो लाइव्स है सिम्बायोटिक रिलेशन विद द माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स। इसका सिम्बायोटिक रिलेशन किसके साथ है? कोरल का। कोरल का माइक्रोस्कोपिक प्लांट के साथ सिम्बायोटिक है। माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, इसके साथ इसका सिम्बायोटिक रिलेशन, ये इसकी जरूरतें पूरी करता है और ये इसकी जरूरतें पूरी करता है, दैट इज सिम्बायोटिक रिलेशन। एंड इस प्लांट्स को हम बोलते हैं जूजेंथाइल। जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स हैं दे आर कॉल्ड जूजेंथाइल। ओके, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है फॉर द फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस क्वालिटी इसके अंदर होती है, जिसकी वजह से ये वहां पर कोरल रीफ्स जिंदा होती है। क्योंकि इसको चलने के लिए, किसी भी प्लांट्स को जिंदा रहने के लिए फोटोसिंथेसिस बहुत जरूरी है, जिससे वो खाना अपने बना पाती है। तो बेसिकली जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट है ये इसे फोटोसिंथेसिस नीचे तक देती है और ये उसको क्या करती है, वो उसको फ्रूट प्रोवाइड करती है। तो दोनों एक दूसरे के सिम्बायोटिक रिलेशन यहां पर बनते हैं। ठीक है, जूजेंथाइल प्रोवाइड द फूड टू कोरल, ये फूड कोरल को प्रोवाइड करती है टू कोरल, एंड कोरल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू जूजेंथाइल। तो इसको ये प्रोटेक्शन देती है कि भाई आप जिंदा रहो, और ये इसको फूड देता है। ठीक है, तो कोरल को बेसिकली कहां से फूड मिलेगा? फोटोसिंथेसिस से। तो वो वहां से उसे फूड की व्यवस्था करता है, वो उसको प्रोटेक्शन करता है कि तुम्हें कोई कुछ नहीं करने देगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, टेंशन नहीं लो। ठीक है, तो इस तरीके की यहां पर जूजेंथाइल से कोरल का रिलेशन है, सिम्बायोटिक रिलेशन। इसी को हम सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कि कंडीशन फॉर अ ग्रोथ ऑफ कोरल्स, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं कोरल को ग्रोथ करने के लिए? ठीक है, कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ कोरल्स। नंबर 1, नीड सबमरीन शैलो प्लेटफॉर्म। इसको क्या जरूरत है? शैलो प्लेटफॉर्म, यानी कॉन्टिनेंट सेल्फ, इट मींस कॉन्टिनेंटल सेल्फ, इसे हम कह सकते हैं। इसको नीड होती है बिकॉज 50 मीटर डीप तक, या 50 मीटर से ज्यादा, हम 200 मीटर तक भी हो सकता है, नॉट 50 मीटर। 50 मीटर में तो बहुत अच्छा होगा, बट 200 मीटर तक ये कवर करता है। इसके साथ साथ इसका टेम्परेचर, यहां का सेकंड पॉइंट, टेम्परेचर शुड बी 25 to 27 डिग्री सेल्सियस, एंड वार्म ट्रॉपिकल लो लैटिट्यूड वाटर्स पर मैक्सिमम होता है। कहां पर? वार्म एंड ट्रॉपिकल, जहां पर वार्म होगा एंड ट्रॉपिकल एरियाज होंगे, प्लस लो लैटिट्यूड होगा, लो लैटिट्यूड वाटर्स। सैलिनिटी यहां पर होनी चाहिए कितनी? इसके लिए सैलिनिटी कितनी नीड है? 33 पीपीटी। वैसे एवरेज जो सैलिनिटी है पूरे उसकी ओशियन की 35 पीपीटी है। पीपीटी मींस पार्ट्स पर 1000,
तो ये चीज यहां पर आ जाती है। ठीक है, ये इसमें एक ये भी है कि इसे न्यूट्रिएंट रिच वाटर चाहिए, नॉट कह सकते हैं ये रिवर के माउथ पर नहीं बनते हैं, टर्बाइन वाटर जहां होता है वहां पर नहीं बनते हैं, बिकॉज वहां से सेडिमेंट्स आते हैं और इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वहां सेडिमेंट्स जो लाता है उसमें बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर होता है जिससे नुकसान कर देता है, इसलिए बहुत कोस्टल एरियाज पे नहीं होता, थोड़ा अंदर घुस के होता है। साथ ही साथ अगर टर्बाइन जहां लगेगा टर्बुलेंट वाटर होता है, या फिर वो और टर्बाइन जहां पर आपके भी देखा जाए तो टाइड्स वाला जो टाइडल एनर्जी के लिए यूज करते हैं उस जगह पे नहीं, क्योंकि वहां खराब हो जाता है। तो नॉट एट द माउथ कह सकते हैं, माउथ ऑफ द रिवर, रिवर जहां माउथ अपना बनाती है वहां पर ये नहीं होती, नॉट एट द माउथ ऑफ द रिवर, वहां पर नहीं होता। और साथ ही साथ इसमें नीड सर्कुलेटिंग न्यूट्रिएंट रिच वाटर, इसको जरूरत है कि एक सर्कुलेट होता रहे वाटर कैसा, जिसमें न्यूट्रिएंट रिच हो, पोषक तत्व अच्छे हो, न्यूट्रिएंट रिच वाटर होना चाहिए। इसके लिए रिच वाटर का मतलब फ्रेश वाटर इसे चाहिए, फ्रेश वाटर जिसमें कि क्या हो, केमिकल ज्यादा ना हो, केमिकल ना होना चाहिए ज्यादा, और ये फ्रेश हो और न्यूट्रिएंट ज्यादा होना चाहिए। तो ये चीजें जब आती हैं तो हम इसको इसमें पॉइंट को कर सकते हैं, इसमें समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम कंडीशन है इसको ग्रोथ करने के लिए, अगर कोरल को ग्रो करनी है तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं, और इन चीजें अगर उसको मिल रही हैं तो ग्रो करेगा, ऐसी चीजें नहीं मिल रही हैं तो ग्रो करने से थोड़ा नहीं होगी, ये हो सकता है डेड भी हो जाए। और जब डेड होगा तो इसका कलरफुल चीजें हैं जो खत्म हो जाएंगी, मरीन लाइफ नुकसान करना शुरू कर देगी, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। लाइक मैं अगर कहूं आपसे कि अगर जैसे कि हम कई बार इसको नुकसान इससे भी होता है, जो हम कचरा फेंकते हैं ओशियन पर, और प्लास्टिक है, ये सारी चीजें, तो और कभी कभी जो साथ ही साथ आप देखेंगे जब ऑयल का हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो वहां से ऑयल लीकेज हो जाए या फिर हमारा प्लास्टिक वहां जाता है, तो वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस को नीचे जाने से रोक देता है। जिससे रोकेगा तो वो क्या करेगा, वहां पर वो अपना सन रे फोटोसिंथेसिस नहीं जाएगा, जिससे ये कोरल रीफ्स जो है वो डेड होनी शुरू हो जाएंगी, और डेड हो जाएंगी तो जो स्मॉल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या मरीन लाइफ्स हैं उनको एक खाना नहीं मिल पाएगा जो सेकेंडरी फूड खाते हैं। और इसके बाद क्या होगा कि इनके धीरे धीरे इनकी समस्या बढ़ती जाएगी, और धीरे धीरे पूरा वहां पर जितने भी लाइफ्स हैं, वहां लाइफ है, मरीन लाइफ है, वो डेड होना शुरू हो जाएगी, मरीन इकोलॉजी जो है डाउन होना शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। ओके, सो अब इसमें हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे वर्ल्ड में है, इसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं सभी जगह। ग्रेट बैरियर रीफ भी बना है कोरल का, कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में, तो इस चीज को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं इसमें थोड़ा सा। कोरल ब्लीचिंग क्या होता है? कोरल ब्लीचिंग जिसकी मैंने बताया कैसे नुकसान होता है। नंबर 1, जब कोरल्स इन स्ट्रेस दे एक्सपेल जुजेंथाइल कोरल रीफ जो आपको सीम्स व्हाइट, जब व्हाइट व्हाइट दिखने लगे, और तो इसका मतलब है कि जुजेंथाइल जो है वो एक्सपेल हो रहा है, और उसको सही से जो फूड चाहिए था कोरल्स को वो नहीं मिल पा रही। इस वजह से ये क्या हो रही है, डेड हो रही है, और अगर ये डेड हो रही है तो यहाँ पर मरीन हेल्थ का नुकसान हो जाएगा। नंबर 1, ये ब्लीचिंग इससे होता है। यहाँ पर स्ट्रेस कैसे होगा, क्योंकि जुजेंथाइल, ये स्ट्रेस होने के पीछे और भी है, जो विदाउट फूड उसे जो खाना चाहिए वो नहीं मिल रहा, इनऑर्गेनिक मिल रहा है चीजें, और न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा, तो जिससे मरने लगेंगी, और ये मरेंगी कोरल रीफ्स, तो ये क्या हो जाएंगी, व्हाइट हो जाएंगे। बिना खाने के तो कोई भी मर जाएगा, तो इसके लिए हमें, और कई बार फोटोसिंथेसिस नहीं पहुंचा तो उससे भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटिक जोन नहीं बनेगा, तो उससे भी खत्म हो जाएंगे। और साथ ही साथ अगर इसमें पोल्यूशन आ गया या उसके साथ केमिकल आ गया, फर्टिलाइजर आ गया कुछ ऐसा, तो उससे भी इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ रीजन फॉर कोरल ब्लीचिंग के रीजन कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 कि इसके अगर हम देखें, पहला तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है तो भी इसकी ब्लीचिंग हो सकती है, ग्लोबल वार्मिंग से। क्यों? इसके पीछे रीजन, ग्लोबल वार्मिंग होगा, सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाएगा, सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ेगा, सैलिनिटी बढ़ेगी, फ्रेश वाटर कम हो जाएगा, फ्रेश वाटर कम होगा, कोरल रीफ्स डेथ हो जाएगी इनकी। साथ ही साथ इसमें एसिडिक रेन होना शुरू हो जाएगी, तो ये भी नुकसान, जो फ्रेश वाटर रेन से आता है वो भी सही से नहीं आएगा, उसमें एसिडिक रेन होना शुरू हो जाएगी। नंबर 2, ओजोन डिप्लेशन, ओजोन डिप्लेशन, इंक्रीज सोलर रेडिएशन, ये क्या करता है, इरेडिएशन कह सकते हैं, सोलर इरेडिएशन में इंक्रीज करेगा, और अल्ट्रावायलेट रेज नीचे आएंगी जो कि इसको ब्लीच कर सकती हैं, और ये नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, तो एक इसका ये भी पार्ट इसमें हिस्सा बन जाएगा, ये भी इसके उसमें पार्ट में आ जाएगा, ओजोन डिप्लेशन की वजह से। नंबर 3, एल्गी ब्लूम, नंबर 4, जो रिवर से सेडिमेंट्स आ रहे हैं फर्टिलाइजर वाले, उनका,
इंक्रीज रिवर सेडिमेंट्स, ठीक है। इससे मरून और ऑयल स्पिल, ये भी इसका भी जस्ट मैंने बताया कि ऑयल अगर रिसाव हो रहा है वो, अब कुछ डिजीज ऐसी आ जाए जिससे नुकसान हो जाए, तो ये भी पार्ट इसका बन जाता है। ऐसे करके हमारी ब्लीचिंग यहाँ पर हो सकती है और ये हमारा इसका काफी नुकसान पहुंचाता है, काफी चीजें इसमें बदलती हैं, काफी चीजें इसमें होती हैं। तो ये भी इसके पार्ट्स में आ जाती हैं चीजें हमारी यहाँ पर कैसे कैसे बदल रही हैं, उन चीजों को हम ध्यान दे पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें और भी चीजों को हम देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है इसका और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरल ब्लीचिंग का वर्ल्ड में कहाँ कहाँ है, उस चीज को देखेंगे। जहाँ जहाँ हमारे कंट्रीज हैं जहाँ से जुड़ रही हैं अक्सर वहाँ पर ब्लीचिंग इसकी ज़्यादा होती है, जहाँ से ऑयल का ट्रेडिंग होती है, जहाँ से पेट्रोलियम रिजर्व्स आते हैं, वो सारी चीज़ें। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ, कैसा फॉर्मेशन होता है। अभी तो हमने देखा ब्लीचिंग क्या है, कोरल क्या है और कैसे। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ coral reef. Number one, coral can be developed both at the marine margins of the continent around the islands. Islands के जो margin के पास है वहां पर भी हो सकता है। तो इसके अगर बात करें coral reefs कहाँ डेवलप हो सकते हैं, डेवलप both at the margin of the continent around island, ठीक है, अराउंड आइलैंड्स। देयर आर 3 स्टेजेस, यहां पर 3 स्टेजेस है कोरल फॉर्मेशन। नंबर 1 एक फ्रिंगिंग रीफ, नंबर 2 बैरियर रीफ, नंबर 3 इज एटॉल। ये 3 स्टेजेस हैं जो फॉर्मेशन बनती है। ये सारी की सारी देखा जाए तो ये भी कोरल ही है, एटॉल, इनकी बस पोजीशन चेंज हो जाती है अलग अलग, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बारे में अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले चलते हैं फ्रिंगिंग रीफ में। फ्रिंगिंग रीफ कैसे बनती है या क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रिंगिंग रीफ, कोरल रीफ डेवलप्ड अलोंग द मार्जिन एंड द आइलैंड्स। आइलैंड्स जहां बने हो जाते हैं उसके मार्जिन पर ये बनते हैं। इसमें क्या होता है कि यहां पर एक गैप क्रिएट होता है। इफ गैप क्रिएटेड, यहां पर गैप क्रिएट हो तो बिटवीन द कोरल्स एंड द सरफेस ऑफ द आइलैंड, तो कोरल्स एंड सरफेस के बीच में एक गैप तैयार होता है, कोरल एंड सरफेस ऑफ द आइलैंड। आइलैंड्स एंड द कोरल्स, इनके बीच में क्या होगा, एक गैप क्रिएट होगा। इस गैप जैसे क्रिएट होगा तो यहां पर एक स्मॉल बॉडी बनेगी वाटर की, इसमें क्या हो जाएगा, वाटर फिल हो जाएगा। जैसे कि माउंटेन में आता है ना, जो मैं जैसे क्रेटर बनता है, क्रेटर लेक, वैसे टाइप का क्रेटर लेक, कार्डेरा, दैट काइंड ऑफ। तो ये हमारा क्या है, यहां पर जैसे फिल होगा, ये फिल होने के बाद यहां पर क्या आ जाएगा कि स्मॉल वाटर बॉडीज बनेगा, इसमें लगून, इसे लगून, ऐसे ही लेक को हम लगून भी बोलते हैं जो आइलैंड्स पे बनते हैं। तो लगून्स बनेंगे, लगून्स के बाद इसी से फ्रिंगिंग रीफ, जो इसमें कोरल्स तैयार होंगे उसी को हम फ्रिंगिंग रीफ कहते हैं। ओके, नाउ बैरियर रीफ के बारे में बात करते हैं। बैरियर रीफ, बैरियर रीफ की अगर बात करें, सेकंड टाइप का बेसिकली, नॉट ये सिंगल टाइप का नहीं है। इसमें रीफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। ये रीफ कैसा है, रीफ अगर देखा जाए कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस नहीं है बट ब्रोकन है। लगून कनेक्ट ओपन सी, लगून जो होते हैं इसमें, जो मैंने अभी पहला बताया, लगून जो इसमें बनाती है, ये कनेक्ट करता है ओपन सी से, एंड मोस्ट एक्सटेंसिव होता है, प्लस दे आर पैरेलल कोस्ट, ये कोस्ट के साइड साइड चलता है, कोस्टल एरियाज के
आइलैंड्स के। तो इसीलिए इसको बैरियर रीफ कहते हैं। ये ऐसा लगता है जैसे बैरिकेड लगा रहा हो चारों तरफ से, कोस्टल एरियाज में ऐसा लग रहा है किसी को फंसा रहा है, ये आगे नहीं जाने देगा किसी को, इसलिए बैरियर बोलते हैं इसको, बैरियर रीफ। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बैरियर रीफ। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रिंगिंग रीफ हो गया। एंड अटॉल की अगर बात करूं मैं, अटॉल क्या है? अटॉल नंबर 3। एटॉल की अगर बात करते हैं तो ये बड़ी सिंपल सी चीज है, ये भी एक आइलैंड जैसे कि हमारे उसमें देखा जाए लक्षद्वीप में लगभग 36 एटॉल्स हैं वहां पर। तो ये क्या है कि हिली सबमर्ज्ड होता है, द हिल सबमर्ज्ड ओनली नैरो रिंग पर बनता है, थोड़ा सा एक नैरो रिंग बनाता है, उसे रिंग पर ये कोरल विजिबल होते हैं, उसी को हम बोलते हैं एटॉल। कोरल रीफ कहां पर? एक ओनली नैरो रिंग्स पर, इसी को हम बोलते हैं क्या, और जो विजिबल हो जाए उसी को अटॉल बोल देते हैं। राइट, ऐसे करके हमें ये दिखाई देते हैं, इन्हीं को हम ये नाम दे सकते हैं, इन्हीं को हम चीजें बता सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा मरीन पोल्यूशन पर। क्या चीज देखेंगे? मरीन पोल्यूशन। मैं थोड़ा सा और इस पे और उसका अटॉल का आप लक्षद्वीप सबसे बड़ा बेस्ट एग्जांपल है। रीफ का ग्रेट बैरियर रीफ है जो आपका ऑस्ट्रेलिया में है। मरीन पोल्यूशन में चलेंगे, डेंजरस है फॉर मरीन। एक मरीन पोल्यूशन किस लिए डेंजरस है? डेंजरस फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी। नंबर 2 इज ऑल्सो कह सकते हैं मरीन डाइवर्सिटी इज वेल्थ ऑफ द अर्थ। अगर मरीन डाइवर्सिटी खत्म हो जाए तो हमारी अर्थ ऑलरेडी खत्म हो जाएगी, इसकी वेल्थ है अर्थ की, वेल्थ ऑफ द अर्थ। एंड हार्मफुल टू ग्लोबल इन्वायरमेंट। ये किसके लिए? ग्लोबल इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, ग्लोबल इन्वायरमेंट, ये इसके लिए भी हार्मफुल है। तो इसलिए हमें इस चीज को, मरीन पोल्यूशन को हमें बचाना चाहिए। इसीलिए बहुत सारे बच्चे आजकल क्या करते हैं, इसको कैंपेन चलाते हैं, इसके लिए सफाई भी करते हैं खुद से और अपने उसमें एनजीओ के थ्रू भी से काम करते हैं इस पे। तो बहुत सारी चीजें इसमें हमारी बदलती रहती हैं, इसमें आती हैं। तो ये हमारा एक काम भी है, हमें पोल्यूशन से बचाना चाहिए इन चीजों को, क्योंकि अगर आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखना है, आगे हमारे बच्चे जो आने वाले हैं, फ्यूचर जनरेशन, उसके लिए अगर कुछ सोचना है तो हमें इन चीजों को ध्यान देना पड़ेगा कि हम पोल्यूशन को कैसे बचाएं, कैसे काम करें इसमें। उन चीजों को भी हमें बहुत ज्यादा बचा के रखना है। इसलिए हर हमेशा एक सीओपी होती रहती है। मरीन पोल्यूशन होता किस किस चीज से? व्हाट इज द रीजन एंड कॉजेज ऑफ मरीन पोल्यूशन? कॉजेज ऑफ मरीन पोल्यूशन की अगर बात करें हम, तो यहां पर एक तो नंबर 1 इज क्या इफेक्ट डालेगी उसके साथ में, मतलब पहला ऑयल स्प्लिट। ऑयल स्प्लिट मरीन लाइफ को क्या करता है? मरीन लाइफ जो है आपकी डिवॉइड सनलाइट एंड ऑक्सीजन, उसको क्या मिलेगा? मरीन लाइफ को ना सनलाइट मिल पाएगा क्योंकि नीचे नहीं जाएगी, एक लेयर बना लेगी, तो लेयर बनाएगी तो सनलाइट नहीं मिल पाएगा, और सनलाइट नहीं मिलेगा और ऑक्सीजन भी ऊपर नहीं जाएगा। जो वाटर में ऑक्सीजन जो है मिक्स होती है, जिससे फिशेस है या कोई भी वहां की मरीन लाइफ है उसको लेती है, तो वो नहीं मिल पाएगी, तो ऑक्सीजन भी रुक जाएगी। ये अगर दोनों रुक गई तो क्या होगा? वो खत्म होना हो जाएगा शुरू। दूसरा, रन ऑफ फ्रॉम द लैंड। रन ऑफ फ्रॉम द लैंड, इसमें क्या है कि जो एल्गी ब्लूम है ये स्टार्ट हो जाएगा, यूट्रोफिकेशन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? यूट्रोफिकेशन। एंड नाउ एटमॉस्फेरिक इनपुट भी हमारे पड़ते हैं, ये भी नुकसान पहुंचाते हैं। फेरिक इनपुट्स जो कि नुकसान करते हैं इस पे। अगर इसमें देखें कि मेक ओशियन वाटर एसिडिक बनाती है, एटमॉस्फेयर अगर ठीक नहीं है, पॉल्यूशन ज्यादा है उसमें, तो ये क्या करेगा? वाटर को एसिडिक बना देगा। मेक ओशियन वाटर एसिडिक। नंबर ओशियन वाटर, ठीक है, एसिडिक बनाएगा। नंबर 4, डंपिंग एंड टॉक्सिक एलिमेंट, डंपिंग ऑफ टॉक्सिक
एलिमेंट्स, ये क्या है, टॉक्सिटी हार्म्स मरीन ऑर्गेनिजम्स, ये क्या करेगा, हार्म पहुंचाएगा किसको, ये हार्म पहुंचाएगा जो टॉक्सिक है, टॉक्सिक जो चीजें हैं इसमें जितनी भी जहरीली पदार्थ एलिमेंट्स हैं वो मरीन ऑर्गेनिजम्स को हार्म पहुंचाएगा, मरीन ऑर्गेनिजम्स को हार्म पहुंचाएगा। इसके बाद हम अगर फिफ्थ पॉइंट पे जाएं, बेसाल्टिक वाटर इशू, सॉरी बैलिस्टिक वाटर इशूज, इसी को डेंजरस टू द डाइवर्सिटी, ये क्या है, डेंजर टू द बायोडाइवर्सिटी, मरीन बायोडाइवर्सिटी, ये सारी इसमें मरीन की, इसमें हम चीजों को यहां पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो ये चीज हम यहां पर देखेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें देखें कि क्या चीजें इसमें कैसे, टार बॉल्स भी हमारे आते हैं जो कि हमारे इसमें नुकसान पहुंचाते हैं पोल्यूशन में, और इसके बाद टार बॉल्स क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये भी इसी से ओशन से रिलेटेड है। टार बॉल्स, टार बॉल्स वैसे लम्स ऑफ द पेट्रोलियम है, और इसमें स्पिलिंग का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ये पोल्यूशन ये भी फैलाता है। तो बेसिकली टार बॉल्स देखा जाए तो दे आर द लम्स ऑफ पेट्रोलियम, ये क्या है, ऑयल स्पिलिंग फ्रॉम द टैंकर्स, जो टैंकर से ऑयल स्पिल होता है, जब कभी जहाज लेके आती है उस टैंकर से अगर स्पिल हो रहा है तो यहाँ पर जाएगा, और लीकेज हो रहा है, ये स्पिलेज हो जा सकता है, स्पिलेज का हो या लीकेज का हो, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर पॉल्यूशन फैलेगा जो कि वहां के मरीन लाइफ को नुकसान पहुंचा देगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें कि वैक्स लाइक लैंप्स अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर रिएक्शन ऑफ द विद द सी वाटर, जो वैक्स लैंप्स हैं ये कॉज होते हैं ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ द ऑयल विद द सी वाटर, जब सी वाटर के साथ ऑयल हो जाता है तो यहाँ पर हमारा ये चीजें दिखाई देती है। स्टिकी एंड ग्रीजी होता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाता है, स्टिकी एंड